अड्डा 24/7 आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एबीएम का आज पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जहां पर मैं आपको मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी कराने वाली हूँ, ठीक है। जैसे एबीएम में आप लोगों को पता है टोटल यहाँ पर आपके देखिए टोटल यहाँ पर आपके 4 मॉड्यूल है, राइट, ठीक है, टोटल 4 मॉड्यूल है आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए मॉड्यूल है, देन बी है, सी है और डी है। ए मॉड्यूल जो है ये आपका स्टैट मॉड्यूल है और बी मॉड्यूल जो है आपका एचआरएम वाला मॉड्यूल है, देन सी मॉड्यूल जो है वो आपका क्रेडिट का मॉड्यूल है और डी वाला मॉड्यूल आपका कंप्लायंस मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी पेड बैच जो है वो आज आपका स्टार्ट होने वाला है। वैसे प्रियांशु मैम का ऑलरेडी चल रहा है, पुराना वाला जो बैच था नवंबर वाला, वहां पर ऑलरेडी मॉड्यूल ए स्टार्ट हो चुका है, बट आज का जो बैच है शपथ बैच वो आज आपका 7 बजे से शुरू हुआ है, जिसका डेमो क्लास आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मेरी वैसे कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो भी पेड बैच में कराऊं वो हम लोग यहाँ पे साथ साथ करते हुए चले, बट अगेन अभी सिंस पेड बैच अभी शुरू नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं आज वो सारे आपके मॉड्यूल बी के ही रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल बी के हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। स्पेशली मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो रखे हैं आपके मोटिवेशनल थ्योरी से, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी से मैंने आपके क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं बात करूँ आपका एचआर इलेक्टिव के लिए या फिर एबीएफएम के लिए या एबीएम के लिए, तीनों में ये टॉपिक आपका कॉमन है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। तो मोटिवेशनल थ्योरीज जो है, चाहे आप मैस्लो ले लो, चाहे आप ब्रूम की थ्योरी ले लो, ठीक है, चाहे आप हर्ट्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी ले लो, कोई भी मोटिवेशन थ्योरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन तो यहाँ से आना आपका पक्का है ही, चाहे एचआर इलेक्टिव हो या फिर आपका ईबीएफएम हो या ईबीएम हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो तीनों में आपका कॉमन टॉपिक है। अगर आपने एक में कर लिया तो आपका मतलब 2 में भी काम चल गया, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज यहाँ से लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दैट इज which motivation theory suggests that individual are motivated by, क्वेश्चन देखिए क्या है, which motivation theory suggests that individual are motivated by the belief that their effort will lead to the desired outcome। बताइए किस यहाँ पे थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी कि इनमें से कौन सी मोटिवेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है, राइट, बताइए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी, राइट, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है। ये मोटिवेशन थ्योरी है जो ये कहती है कि इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायर आउटकम। अब देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एफर्ट की, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है आउटकम की, मतलब रिवॉर्ड की। तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस थ्योरी की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आउटकम की बात हो रही है, रिवॉर्ड की बात हो रही है, एंड बीच में यहाँ पे आता है आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, जिसे हम कई बार पादगोल थ्योरी भी कहते हैं, ईआईवी थ्योरी भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटलिटी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। अगर आपको ये पता होता है कि क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है तो आपका परफॉर्मेंस का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लेवल आपका जो एफर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मुझे अगर पता है कि हाँ सीआईबी के बाद मुझे कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिलने वाला है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मेरा इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि ये जो मेरा एफर्ट है कहीं ना कहीं मुझे वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। मतलब आई नो व्हाट रिवॉर्ड आई एम गोइंग टू गेट। रिवॉर्ड मुझे पहले से पता है कि हाँ मेरे इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट क्लर्क में, 1 इंक्रीमेंट ऑफिसर में, दैट आई ऑलरेडी नो। दैट मीन्स तभी मेरा जो एफर्ट होगा और मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी उतने ही लेवल की होगी, राइट। अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्या आउटकम मिलने वाला है,
तो मेरी जो परफॉर्मेंस होगी, मेरी जो एफर्ट होंगे वो भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। इसमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके जो भी इंडिविजुअल हैं वो मोटिवेटेड होते हैं बाय द बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू द डिजायरेबल आउटकम। ठीक है, जो आपके बिलीफ हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर इतना एफर्ट लगाएंगे तो आपको आपका रिजल्ट, आपका रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसी थ्योरी को पाथ गोल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी थ्योरी को EIV थ्योरी भी कहते हैं। इसी थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटली, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, तो अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज द राइट आंसर। इक्विटी में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडम इक्विटी की थ्योरी भी बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा इनपुट जो है वो अगर 100% है, ठीक है, अगर मेरा इनपुट 100% है तो मेरा आउटकम भी 100% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने इनपुट जो दिया है, राइट, जो भी मेरा इनपुट रहा है इन टर्म्स ऑफ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा टाइम, मेरी स्किल्स, मेरी नॉलेज, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आउटकम है ना ऑर्गेनाइजेशन से जो मुझे आउटकम मिल रहा है, मतलब बेनिफिट, सैलरी, पर्क्स, वो भी मुझे 100% ही मिलने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अंडर पेड हो जाएगा इक्विटी अगर ये कम रहा, आउटकम कम रहा, ओवर पेड हो जाएगा अगर ये ज्यादा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन बनती है, एक है इक्वल वाली, एक बनती है इनपुट ग्रेटर वाली, ठीक है, ये आपकी अंडर पेड इक्विटी है, और एक ये वाली बनती है यहाँ पर ओवर इक्विटी। ओवर इक्विटी मतलब कि आपको आउटकम बहुत मिल रहा है, सैलरी बहुत ज्यादा मिल रही है, सब कुछ ज्यादा मिल रहा है, बट आपका इनपुट उतना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए दैट इज एडम इक्विटी थ्योरी। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर आपकी 5 नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, ठीक है, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि हर एक पर्सन का नीड का जो ऑर्डर है वो यही ऑर्डर है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, सबकी नीड का ऑर्डर यही है। पहले आप सबसे बेसिक नीड पूरी करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर आप सेफ्टी नीड पूरी करते हैं, जॉब सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, फिर आप आते हैं सोशल के ऊपर, ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि सोशल बिलोंगिंगनेस कितनी मिल रही है आपको, फिर आप अपनी रिस्पेक्ट पे आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको सब कुछ मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दैट इज ए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। लास्ट में क्या है आपका, दैट इज हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें आपके 2 फैक्टर आते हैं, HF एंड MF, ठीक है। हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब है? हाइजीन फैक्टर का ये मतलब होता है कि ये वो फैक्टर होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते, ठीक है, बट अगर आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन जरूर आता है। जैसे सैलरी, ठीक है, आपका आपके बॉस के साथ रिलेशन, आपका पीयर्स के साथ रिलेशन, ठीक है, आपका आपके जूनियर के साथ रिलेशन, राइट। तो ये वो फैक्टर होते हैं जो खास आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बट अगर ना मिले ठीक तरीके से तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा आता है। और MF का मतलब होता है कि ये आपको मोटिवेट बहुत करते हैं, ठीक है, बट ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, वर्क इटसेल्फ है, राइट। यहाँ पे आपका ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मोटिवेशन थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय देयर परसेप्शन of the fairness of the reward that they receive relatively to the effort they put in। ठीक है, यहाँ पे किस मोटिवेशन थ्योरी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल कब मोटिवेट होते हैं, जब उनको ये लगता है कि उन्हें जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं ना वो बराबर है, मतलब एक तरीके से इसमें ये कहना है कि पूरी हर तरीके से फेयरनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, राइट। यहाँ पे बताइए किसकी बात हो रही है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो तब मोटिवेट होता है जब उसको ये लगता है
अफर्ट अगर यहाँ वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर रिवॉर्ड वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं मैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इक्विटी थ्योरी की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फेयरनेस की। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेंटेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है इक्वलिटी की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिविजुअल जो है दैट आर मोटिवेटेड बाय देयर परसेप्शन ऑफ द फेयरनेस ऑफ द रिवॉर्ड दे रिसीव रिलेटिव टू दी एफर्ट दे पुट इन, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इक्विटी थ्योरी की, एडम की इक्विटी थ्योरी की यहाँ बात हो रही है। इनका ये कहना है, एडम का ये कहना है कि प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका इनपुट 100% है, मैंने अगेन आपको वही बताया था, तो आउटकम भी मुझे 100% ही चाहिए। इसमें देखिए इस थ्योरी की एक कमी है। पहली कमी, क्या कमी है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में ये कमी है कि अगर सपोज एक तो पहली चीज इसमें आप अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा भेदभाव वाली जो चीज आती है ना, पार्शियलिटी, वो आपके अंदर आ जाती है। आपको क्या लगता है कि अरे मेरे साथ में ये जो एम्प्लॉई हो ये तो इतना काम कर रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन इस थ्योरी में ज्यादा आता है, राइट। ये एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी का कि आप अपने आप से खुश न रह के आप बल्कि कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या करते हैं, इसमें आप अपना कंपैरिजन करते हैं अपने फेलो टीममेट से, अपने फेलो कलीग से, कि उन्हें इतना मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विटी थ्योरी की बात हो रही है। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर वो अपना इनपुट 100% दे रहा है तो आउटकम भी 100% होना चाहिए, ठीक है। अगर इनपुट 100% है तो आउटकम भी 100% होना चाहिए। दैट इज इक्विटी थ्योरी। Which motivation theory suggests that individuals are motivated by the presence or absence of hygiene factor and motivator in the workplace, ठीक है। इसमें देखिए किस चीज की बात हो रही है कि कौन सी मोटिवेशन थ्योरी ये कहती है कि लोग जो है, एम्प्लॉय जो है, वो मोटिवेट होते हैं किससे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर से एंड मोटिवेटर इन दी वर्क प्लेस से। ऑफकोर्स आप समझ ही गए होंगे किस थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की। अगेन मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। HMF और MF, इसको आप ऐसे याद रखो कि हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब होता है। हाइजीन फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि ये फैक्टर जो होते हैं ये आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। सैलरी है, हर महीने मिलती है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके रिलेशन अगर आपके बॉस के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको कोई खास मोटिवेट नहीं करते। बट अगेन अगर ये आपको ना मिले, ठीक है, अगर ये एब्सेंट हो, ठीक है ना, अगर ये आपको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं ये आपको डिससेटिस्फाइड जरूर करते हैं, ठीक है ना, राइट। मोटिवेट नहीं करते बट डिससेटिस्फाइड जरूर करते हैं। एमएफ का मतलब क्या है? ये आपको मोटिवेट तो बहुत करते हैं बट अगर ना मिले, ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, ये वो फैक्टर हैं जो आपको अगर ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट अगर मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अचीवमेंट मिलता है, अगर आपको सपोज एप्रिशिएशन मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं मतलब इतनी पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हैं तो अच्छा लगता है, ऑफकोर्स हर किसी को अच्छा लगता है। बट अगर ना भी मिले तो हम काम करते ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HF और MF मतलब हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी से एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि अभी पेड में ये मैंने स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी, आज से बैच शुरू है। बट कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया जरूर होगा कि क्या क्या मोटिवेशन थ्योरी है, क्योंकि अगर आपने ABFM में ऑलरेडी पढ़ा है तो मैं आपको ये सारी चीजें अभी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ABFM में भी। और कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है आज, राइट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट एटीट्यूड का नहीं है? अब देखिए एटीट्यूड की जहाँ पे बात हो रही है, एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी परसेप्शन, ठीक है, आपका ओपिनियन,
आपका बिलीफ किसी भी चीज के बारे में हो सकता है आपका अलग हो। अगर आप कोई मूवी देख के आए, ठीक है, अभी हाल ही में आई थी एनिमल मूवी, आप देख के आए, आपका जो होगा परसेप्शन या ओपिनियन, किसी को वो मूवी अच्छी लगी, किसी को नहीं लगी। सो इट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका ओपिनियन है, ठीक है, जो बहुत फेवरेबल भी हो सकता है, जो बहुत अनफेवरेबल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। एबीएम में मॉड्यूल बी में स्पेशली कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं आपको पहले बताऊं आते ही आते हैं क्वेश्चन, उनमें से एक टॉपिक ये भी है एटीट्यूड, राइट। तो एटीट्यूड में देखिए क्या कहा गया है, एटीट्यूड में ये कहा गया है कि 3 एटीट्यूड है, ठीक है ना, 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। पहला कंपोनेंट है आपका इमोशन वाला, फीलिंग वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, इसे हम कहते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट। एक है आपका ये वाला बिहेवियर कंपोनेंट, ठीक है, एक है नॉलेज वाला कॉग्निटिव कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 कंपोनेंट है, एक है बिहेवियर, एक है फीलिंग और एक है नॉलेज। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1 to 4 दैट इज सी। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 कंपोनेंट होते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो आपके इमोशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आपका किसी चीज को लेके कुछ एटीट्यूड है, ठीक है ना, अगर सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा है या कोई भी है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब व्हाट इज योर फीलिंग, राइट, तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप इसमें कहेंगे कि जो भी आपका एटीट्यूड है हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है, तो दैट इज योर इमोशन, ठीक है। कॉग्निटिव होता है विच इज बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, राइट, तब आपका ये एटीट्यूड डेवलप होता है, कॉग्निटिव। बिहेवियरल का मतलब होता है दैट इज योर टेंडेंसी टू बिहेव, आपकी आदत कि आपको ऐसा दिखाई देगा तो आप ऐसा ही बिहेव करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी विच नीड must be made before an individual can move on to the fulfilling higher level need, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी which need must be made first before an individual can move on to the fulfilling higher level need, right। तो पहला यहाँ पे एस्टीम नीड, सेकेंड है यहाँ पे सेफ्टी नीड, थर्ड है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और चौथा है यहाँ पे बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, मतलब सोशल नीड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विच नीड मस्ट बी मेड फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी नीड है जो सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। देखिए अगर आप इनका पिरामिड देखेंगे तो सबसे नीचे जो नीड आती है वो आती है फिजिकल नीड, ठीक है, फिर आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है सोशल नीड, फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड एंड देन आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे देखिए किस चीज की बात हो रही है, राइट, यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि इन नीड के पहले जो है कौन सी नीड है जो सबसे पहले फुलफिल होगी, राइट। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अगर हम इन चारों नीड में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कौन सी नीड आती है, सेफ्टी नीड। हालांकि फिजियोलॉजिकल नीड और भी पहले आती है बट वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिलोंगिंग नीड जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है एक्चुअली ज्यादातर लोगों को कि सेफ्टी नीड पहले आती है या सोशल, कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट याद रखना है, सोशल समाज बीच में है, ठीक है, सोशल चीज है, बिलोंगिंगनेस लव वगैरह ये बीच में है। तो यहाँ पे कई बार सीक्वेंस भी पूछा गया है एग्जाम में, राइट। पहले आती है बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है सोशल नीड, फिर आती है एस्टीम, फिर आती है एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आता है, व्हेन यू अचीव योर आइडियल सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कौन सा,
दैट इज सेफ्टी नीड, ये सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अगला देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी विच नीड इज रिलेटेड टू दी डिजायर फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, एस्टीम, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर बिलोंगिंग एंड लव नीड, राइट। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी नीड जो है, राइट, ठीक है, इनमें से कौन सी नीड जो है वो आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। देखिए बाकी की जो नीड है ना, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, उसमें तो आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, बट एक जो नीड है सबसे हायर ऑर्डर नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ये सोचते हैं कि हाउ आई कैन अचीव माई आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है जो मैं एक्चुअल में बनना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्चुअली ये नीड ऐसी होती है जिसमें आप ये देखते हो कि कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ जो है वो आप अचीव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आती है आपकी आइडियल सेल्फ, राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच टेल्स यू अबाउट द आइडियल सेल्फ। सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू दी हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच फैक्टर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो पहली चीज तो खैर ऑप्शन ए और बी में से आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि HF के जो फैक्टर हैं हर्जबर्ग के, HF एंड MF, उनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करता है, राइट। ऑप्शन ए है मोटिवेशन, ठीक है, बी है यहाँ पे हाइजीन, सी है यहाँ पे, राइट, सी है यहाँ पे एस्टीम और फिर आपका सेफ्टी नीड। तो कौन से फैक्टर जो है जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, राइट, ये है आपके कहीं ना कहीं हाइजीन फैक्टर। मतलब अगर ये आपको ठीक से मिल रहे हैं तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन आपको कभी नहीं होगा। जैसे सैलरी है, ठीक है, आपका रिलेशन है आपके बॉस के साथ, आपके पीयर्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ, अगर ये थोड़ा भी हिल गया, इसका बैलेंस अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे हाइजीन फैक्टर को आपको हमेशा बना के रखना है। वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन क्लास 2। बहुत टाइम से नहीं हो पाई थी ABM मॉड्यूल A की क्लास, बट डेफिनेटली आज ये क्लास है और अब से आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। डेफिनेटली ये जो क्लास है इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दे आर स्पेसिफिकली क्यूरेटेड बाय मी from the module and other relevant sources essential for the preparation। आपको इन सेशंस के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, जो बहुत ज़रूरी होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने कैलेंडर में मार्क करना है कि हर दिन सुबह आपको इस सेशन में जुड़ना है, ऑल्टरनेट में आपको मेरे साथ जुड़ना है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस को इन्हांस करवा दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लास अपार्ट क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी यू। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। From the given information, you are required to calculate the relative frequency. चलिए कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग, राइट। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर। सुबह जब भी आप इस क्लास के लिए जुड़े तो कैलकुलेटर अपने पास जरूर रखें। मैं ऐड कर देती हूँ 1 + 0 + 2 + 8 + 5 + 4, टोटल कितना आ गया 20। इन सब का टोटल कितना हो गया 20।
राइट। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग? 1/20, 0/20, 2/20, 8/20, 5/20 एंड 4/20। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जहां पर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हो टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें कौन सा वाला बोला गया है? 3.8 to 4.3, ये वाला। तो हम कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल गिव अस 0.4। आंसर क्या होगा हमारा? 0.4, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.4। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बहुत, टोटल जो है वो बहुत ज्यादा है ना। अब यहां पे मैं आपको हेल्प नहीं करने वाली हूं, ये वाला आपको खुद से बताना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास और द इंटरवल 4.4 to 4.9? क्या होगा राइट आंसर? चलिए अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करा आपने, टोटल करा, आंसर आ रहा है 60,420, ठीक है। 60,420 का टोटल आ रहा है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। 8873 प्लस 9246 प्लस 12060 प्लस 11949 9853 प्लस 8439, 60,420, ठीक है। क्लास कौन सी है? 4.4 से ये, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा? 9853 डिवाइडेड बाय 60,420। सो 9853 डिवाइडेड बाय 60,420, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.16, ठीक है। आई होप यहां तक अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर बड़ी वैल्यू भी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वी कैन इजीली सॉल्व इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट टेल्स अस हाउ गुड इज आवर प्रिडिक्शन। द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मेड अराउंड द कंप्यूटेड रिग्रेशन लाइन helps in forecasting of the data both A and B. स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यानी आपने जब एस्टिमेशन करा कोरिलेशन रिग्रेशन में, रिग्रेशन वाले पार्ट में आप एस्टिमेशन करते हो, फोरकास्ट करते हो, और जब आप फोरकास्ट करते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई ना कोई एरर हो, और उस एरर को कंप्यूट करना, माने कि उस एरर के डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, करेक्ट, ऑफ एस्टिमेट। कैसे निकालते हैं या क्या बताता है वो हमें बताता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कितना बेहतर है, ठीक है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ डेटा, ये तो नहीं है, इसके लिए तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट नहीं, रिग्रेशन यूज करते हैं, इसके लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारा प्रिडिक्शन कितना बेहतर है, और जो हमने मेजर जो रिग्रेशन लाइन के एरिया में हमने जो डेटा प्रिडिक्ट करा है, फोरकास्ट करा है, उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है ट्रू डेटा से। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेविस फर्नीचर कंपनी हैज अ रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट विद द फर्स्ट नेशनल बैंक। द लोन शोड द फॉलोइंग एंडिंग मंथली बैलेंसेस of last year. The company is eligible for a reduced rate of interest if its average monthly balance is over $65,000. Does it qualify? आपको बताना है कि क्या ये कंपनी, डेविस फर्नीचर कंपनी, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई होती है या नहीं।
नाउ कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी, डेविस फर्नीचर कंपनी की रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट है. ये कंपनी क्या बोल रही है कि रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस $65 से $65,000 से ऊपर हो. तो एवरेज मंथली बैलेंस कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करना शुरू कर देते हैं एक बार. 121 300 112 300 सिंपल एवरेज है. 72,800 72,800 ये हमारा टोटल आया. 12 महीने का टोटल ऑफ 12 मंथ बैलेंस इज 827600. कितने महीने हैं? 12 महीने डिवाइड कर लेते हैं. तो एवरेज बैलेंस आ रहा है हमारा 68,967 विच इज डेफिनेटली मोर देन $65,000, राइट? तो क्या होगा? डज इट क्वालिफाई? येस इट क्वालिफाइज, क्योंकि हमारा जो एवरेज बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 68,967. क्वेश्चन में क्या बोला था? इट शुड बी मोर देन $65,000. तो डेफिनेटली वी आर क्वालिफाइंग फॉर दिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. फिल इन द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. ठीक है, नंबर 1, टाइम सीरीज ऑल्सो इंक्लूड seasonal variation. Seasonal variation is repetitive and dash. This can be defined as movement around the dash in 1 year or less. To measure seasonal variation, time interval must be measured in dash units like days, week, etc. Now, seasonal variation क्या है? It is short term and it is predictable. बिकॉज सीजन तो है ना, विंटर्स, अगर समर्स आए हैं तो विंटर तो आएगा ही आएगा. तो सीजनल इज मोर प्रिडिक्टेबल इन नेचर. ठीक है, तो सीजनल वेरिएशन आपका क्या है? प्रिडिक्टेबल होता है. इट इज रिपीटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल. करेक्ट. दिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट अराउंड द ट्रेंड लाइन. सो बेसिकली क्या है? आपकी एक ट्रेंड लाइन होती है, उसके ऊपर नीचे ही मूवमेंट है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, तो इट विल बी ट्रेंड लाइन. एंड सीजनल इज शॉर्ट टर्म इन नेचर. तो स्मॉल यूनिट्स में आप उसे मेजर करते हो. यू कैन नॉट गो ईयर्स. व्हाई? बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिडिक्टेबल, ट्रेंड लाइन एंड स्मॉल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मीडियन. आपको सीरीज दी गई है, आपको क्या करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है. You are required to calculate the median. अब ये तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस सीरीज तो नहीं है. तो डिस्क्रीट में हमें क्या करना है? n+1 डिवाइडेड बाई 2. n का मतलब यहां पे क्या होगा? प्लस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी. चलिए, सो n का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग एज 48. सो 48 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाई 2. दिस विल कम एज 24 पॉइंट समथिंग, 24.5. ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां पे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये तो आ गया 3. अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? इसमें आपको 18 प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट विल्स 21. अब फिर से इसमें आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करोगे. 21 + 3 इज 24. ठीक है, अब इसमें आप 12 प्लस करोगे, 36. फिर से आप 12 प्लस करोगे, 48. ठीक है, अब आप देखो आपका मीडियन कितना, सॉरी n+1 कितना आया है? 24.5. 24.5 से आपका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा
राइट. सो हाईएस्ट वैल्यू होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. सो 24.5 है. सो 24.5 से हमें बड़ी वैल्यू देखनी है. वो कितना है? 36. करेक्ट. तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 13. हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपको 24.5 से बड़ी वैल्यू. तो बड़ी वैल्यू क्या है? नेक्स्ट बड़ी वैल्यू दैट इज 36. तो यहां पे हमारा मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन विल बी 13. करेक्ट. मीडियन कितना हो जाएगा? 13. हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने वैल्यू निकाली, वैल्यू से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू आपको ढूंढनी है. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. नेक्स्ट वन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है. एस्टिमेशन, एस्टिमेट, एस्टिमेटर. द प्रोसेस बाय विच द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन वैल्यूज आर इन्फर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट डेटा सच एज अ सैंपल. Estimate, a sample statistic that is used to estimate a population parameter. Estimator, when we have observed a specific numerical value of our estimator, we call that value as such. Now, एस्टिमेटर क्या होता है? स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. करेक्ट. तो एस्टिमेटर इज स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू. एस्टिमेशन क्या है? प्रोसेस है. एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस. एस्टिमेट क्या होता है? जहां पे हम सैंपल हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करके एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. The mean of 12 number is 24. If 5 is added in every number, the new mean is 25, 29, 56, none of these. क्या होगा राइट आंसर? दो मीन ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर्स दिए हैं, उनका जो मीन था, यानी हमने सम ऑफ एक्स किया होगा, वो 24 आया. करेक्ट. हम बोल रहे हैं अगर हम हर नंबर में 5 ऐड कर दें तो न्यू मीन क्या होगा. ठीक है, तो पहले तो सम ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं. दैट इज 24 into 12. आई गेस इट शुड बी 288. लेट मी चेक. 24 into करेक्ट 288. ठीक है, अब हमसे क्या बोला है? हर नंबर में 5 ऐड करना है. टोटल कितने नंबर हैं? 12 नंबर हैं. अगर इन सब में मैं 5 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 60 से बढ़ जाएगा. करेक्ट. तो यहां पे 60 348 हो गया. ठीक है, सो 348 अगेन न्यू मीन हम कैसे निकालेंगे? 348 डिवाइडेड बाय 12. आई थिंक इट शुड कम 29. एक बार चेक कर लेते हैं. करेक्ट, आंसर आएगा 29. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द सेशन नंबर 3 ऑफ ABM मॉड्यूल A. राइट, ये क्लास नंबर 3 है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ABM. ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करने में. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रैक्टिस करने में, है ना. और साथ ही में इस बार के एग्जाम में ABM में थोड़े से लेवल ऑफ क्वेश्चंस को एनहांस कर दिया गया. क्वेश्चन का लेवल वो था, कुछ क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअली वो था जो कि मॉड्यूल में नहीं था. राइट, ऐसा ही था ना. तो बस आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम कैटर करने वाले हैं. बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ यस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं. सभी के साथ सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए. ऑफिसर अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. Calculate the number of students against the class interval 30-40 of the following data where x bar is 28. x bar का मतलब क्या होता है? मीन.
मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। आपको फ्रीक्वेंसी दी है 12, 18, 27 क्वेश्चन मार्क 17, 16। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन तो टफ भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी दिया है, उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डेटा कॉपी कर लेंगे 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30। धीरे धीरे ना मैं आपको सारी वेरिएशंस इसमें कंप्लीट करवा दूंगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ये सेशंस के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, बस इतना करा। फ्रीक्वेंसी मार्क्स लिख लिए, अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितनी है। 12, 18, 27, जहां क्वेश्चन मार्क है उसे x लगा देते हैं, 17 और 6। जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज अ कंटिन्यूअस सीरीज, यहां पे आपको निकालनी होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 0, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे आप निकालोगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया 5। उसके बाद 15, 30 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25, 35, 45, 55। दो की फ्रीक्वेंसी समझ लो, सेम फ्रीक्वेंसी आगे चलती रहेगी, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू x1। मिड वैल्यू x1 मान लेते हैं, ये तो f है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका सम को डिवाइड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज का। अब फ्रीक्वेंसी को जोड़ा तो 80 + x आ रहा है, करेक्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, fx हो जाएगा 60, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी, हमें मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करना है, 270। कैलकुलेटर अपने साथ रखिए, जो जल्दी जल्दी होता रहेगा, 675, 35, ठीक है। देन आफ्टर दैट हो गया आपका 765, और ये हो गया 330। इसका भी टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा आपका 2100 + 35x, करेक्ट। अब फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू, ये x बार ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है 28, सम करके आया 2100 + 35x, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारी 80 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20। तो यहां पे जो हमारा आंसर है ये क्या है 20। चार्ट में बताइए कितने लोगों का करेक्ट है। स्पीड देखो बहुत मैटर करेगी, कैलकुलेशन पे आपको धड़ाधड़ हाथ रखना है ना, तो कैलकुलेटर पे अपना हाथ रखिए, जिससे आप कैलकुलेशंस स्पीड से करते जाएं। क्वेश्चन टफ नहीं था, हल्का सा लेंदी है, टफ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूं। इन अ कॉम्पिटिशन 2 जजेस रैंक दी 5 कंटेस्टेंट्स एज फॉलो। जज 1 ने करा है 1 2 3 4 5, जज 2 ने करा है 4 2 1 3 5। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। लगभग हर चैप्टर को कवर करा है मैंने, लीनियर प्रोग्रामिंग कवर करी है, ठीक है। देन आपका टाइम सीरीज कवर करा है, कोरिलेशन रिग्रेशन कवर करा है, आपका रिग्रेशन आपका सेंट्रल टेंडेंसी कवर करा है। आपको निकालना है, कैलकुलेशन करनी है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, यानी आर निकालना है। एक्स और वाई मान लेते हैं 1 2 3 4 5, और जज ने रैंक, जज जो वाई थे, सेकंड जज ने रैंक दी है 4 2 1 3 5, ठीक है। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले हैं। मेरे को ये फॉर्मूला ज़रा हमेशा अच्छा लगता है, बिकॉज कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है इसके अंदर। ये क्वेश्चन मेरे को, मतलब फॉर्मूला हमेशा मुझे सही लगता है। तो अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, x² y² xy।
ठीक है, लगभग सारी चीजें आ गई हैं। अब x बार और y बार चाहिए होगा। टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, टोटल करना शुरू कर देते हैं। 15 आई थिंक इसका टोटल 55 आना चाहिए, करेक्ट। ये दोनों बराबर ही आएगा बिकॉज वही रैंक्स है। 48। अब सबको ना डिवाइड बाय n कर दो जिससे वहां वाली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बच जाए। तो टोटल कितना है 5, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3, ये पॉइंट में आएगा। 48 को डिवाइड करेंगे तो 9.6, दिस विल बी 11 है ना। अब यहाँ वैल्यू लगाना शुरू कर देते हैं। समेशन एक्स वाई कितना है डिवाइड करने के बाद 9.6, एक्स बार है आपका 3, वाई बार है आपका 3, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0.6 डिवाइडेड बाय, है ना, 9 हो जाएगा ना, सो 9.6 कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय √2, √2 आ रहा है आपका 1.41, करेक्ट। आंसर आया, कोरिलेशन आ रहा है R इज इक्वल टू 0.30। स्पीड बहुत मैटर करेगी, स्पीड जरूर देखते रहिएगा। R की वैल्यू आ रही है 0.30, ये कितना है 0.6। तो ये वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मतलब इस वाले फॉर्मूले से मुझे लगता है कि कैलकुलेशन काफी स्पीड से हो जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बड़ा मजा लगेगा, बहुत सही क्वेश्चन है। A student obtained 70, 75 and 85 marks respectively in 3 monthly examination and 90 marks in the final examination. The 3 monthly examinations are of equal weightage, whereas the final examination is weighted twice as much as a monthly examination. His mean marks for math is, आपको क्या बोला है 70, 75, 85 है ना। ये तो चलो ठीक है 1 हो गया, लेकिन जो 90 है वो 2 गुना है इन ऊपर वाले एग्जाम का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 70, 75, 180। अब एवरेज किससे करेंगे, इसका वेट तो सबका कितना था 1, इसका वेट 2 है, राइट। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं जल्दी से एक बार। 70, 75, 85, 180 डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, कितना हो गया 410 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 82। एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर बी। क्यों है, क्योंकि आप देखो ना इसमें दिया है ये इसका जो है वो ट्वाइस वेटेज है, 2 गुना वेटेज है, तो वेट नीचे भी तो ऐड करोगे, है ना। ऊपर वाले एग्जाम के कंपैरिजन में इसका वेट दुगना है, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। In case of symmetric distribution, the value of mean, median and modes are equal, which is correct. Symmetrical distribution में क्या होता है, mean, median, mode सब बराबर है। In an asymmetrical series, mean, median, mode have different value. The frequency curve is bell-shaped, ठीक है। Then, for a positively skewed distribution, most of the values of observation fall to the left of the mode. For a negatively skewed distribution, the order of magnitude will be मीन देन मीडियन देन मोड। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। पहली वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। इन एन एसिमेट्रिकल सीरीज मीन मीडियन मोड ये तो सही दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व इज बेल शेप्ड, बेल शेप नहीं होता, ये तो स्क्यूड होता है ना, ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। देन फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन फॉल टू द लेफ्ट ऑफ द मोड। लेफ्ट होगा या राइट होगा, दैट वुड बी राइट ऑफ द मोड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंड सेकेंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Next one, the number of faculty owned personal computers at a university increased dramatically between 1990 and 1995. Develop a linear estimating equation that best describes the data. आपको बतानी है लीनियर इक्वेशन, करेक्ट, जो आपके डेटा को डिस्क्राइब करे। तो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स
यानी हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, अब 1990 है ना, यानी ईयर को पहले तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सीरीज है, सबसे पहले तो हमें ईयर का कन्वर्जन करना पड़ेगा। 6 साल है यानी इवन है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाफ, दैट इज 1992.5, यानी यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी 2.5, यहाँ पे माइनस 1.5, यहाँ पे नेगेटिव 0.5, यहाँ पे पॉजिटिव 0.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारी x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी -5, -3, -1, 1, 3, 5। y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 50, 110, 350, 1020, 1950। हमें कभी कभी लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते होंगे ना एग्जाम में, डेफिनेटली कर देते हैं। अब a की वैल्यू तो बहुत आसान होती है, a की वैल्यू क्या होती है, y बार। तो हमें क्या करना है, टोटल करना है y का, जल्दी से y का टोटल कर देते हैं। 50 प्लस 110 प्लस 350 प्लस 1020 प्लस 1950 प्लस 3710 विल गिव अस 7190। तो y का टोटल कितना आ रहा है, 7190। 6 साल है तो 7190 डिवाइडेड बाय 6 इयर्स, a की वैल्यू आ गई आपकी डिवाइडेड बाय 6 विल गिव अस 1198.3। तो a तो आ गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1198.33। अब हमें किसकी निकालनी है, b की वैल्यू। अब b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई निकालना है और स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, टोटल करा 24,490, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं 25,911,925, इसका टोटल कर लेते हैं 70 आ रहा है। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एक्स वाई दैट इज 24,490 डिवाइडेड बाय 70। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 349.86। यानी इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 1198.3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 349.86x, वैल्यू आ गई है। करेक्ट, तो हमारी इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ पीसीज दैट विल बी इन यूज एट द यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1999 यूजिंग लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, 1198.3 प्लस b की वैल्यू आई थी हमारी 349.86। ठीक है, x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ईयर कौन सा दिया हुआ है 1999, हमारा जो सेंटर ईयर था दैट वाज 192.5। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों के बीच का। सिक्स 6.5 इंटू 2 यानी 13। x की वैल्यू कितनी हो गई 13, यहां पे पुट कर देते हैं 1198.3 प्लस 349.86 इंटू 13। y की वैल्यू विल कम एज 5746.51। यही आंसर आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question. Consider the following LPP, that is linear programming, and you are required to find the corner points of the feasible reason. यानी कि आपको पॉइंट्स निकालने हैं. दो इक्वेशन दी है. सबसे पहले इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं. एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं. x को 0 माना तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5, y को 0 माना तो x की वैल्यू आ रही है 10. सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. एक बार x को 0 ले लेते हैं, एक बार y को. x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ रही है 15, y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ रही है 5. ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आ गया 4,3. अब इसे प्लॉट करना शुरू करते हैं सो दैट हम लोग फीजिबल रीजन निकाल पाए. ये एक एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया. ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट दिया है x इज 0, y इज 5. तो x 0 हो गया, y 5 है. उसके बाद x इज 10, y इज 0. तो ये पॉइंट हमारा कहीं आगे बनेगा जाके. ठीक है, ये यहां पे कट कर जाएगा पहला वाला पॉइंट. ठीक है, दूसरा वाला x इज 0 तो y आ रहा है 15, यानी ऊपर कहीं, बट इसको देख लेते हैं. x इज 0, y इज 0, x आ रहा है 5. तो ये ऊपर से पॉइंट आएगा ऐसे. ठीक है, तो आपका फीजिबल रीजन कौन सा बन गया? फीजिबल रीजन हो गया आपका ये वाला. ये आपका फीजिबल रीजन आ गया. ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं. ए पॉइंट हो गया आपका 0/0. ठीक है, बी पॉइंट हो गया आपका 5,0. ये वाला पॉइंट हो गया आपका 4,3. ठीक है, एंड ये देखो ना, ये यहां पर आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें गड़बड़ है ओरिएंटेशन में डायग्राम के, इसलिए ये 4/3 और ये हो गया 0/5. तो आपके 4 पॉइंट्स क्या आ गए? ए 0,0, बी पॉइंट था आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. बी हो गया 5,0, सी हो गया 4/3, डी हो गया आपका 0/5. तो ये आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए. ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. ठीक है, अब कौन सी है मैक्सिमाइज इक्वेशन? z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y. ये हमारी z की इक्वेशन है जो हमें मैक्सिमाइज करनी है. पॉइंट्स हमारे क्या थे? a 0/0, b 5/0, c 4/3, d 0/5. ठीक है, अब 3x यानी ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पे हो गया 5 3 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट, दिस इज 12 एंड 6 विल गिव अस 18. यहाँ पे 0 प्लस 10 विल गिव अस 10. यानी मैक्सिमाइजेशन किस पे हो रहा है? पॉइंट नंबर सी पे, दैट इज 4/3. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 18. वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है.
ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की एबीएम मेंटोर। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल बी के, राइट। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल बी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। जैसा आपको पता है जो बैच है हमारा वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और बैच की जो टाइमिंग है, ठीक है, बैच की जो टाइमिंग है, हनु 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 गेट लगाओ चुका, गेट लगाओ प्लीज, गेट लगा दो, राइट। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है आपकी मॉड्यूल बी एचआरएम, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से। और मैं इसमें लेने वाली हूँ आपका जो टॉपिक, देखिए, राइट, मॉड्यूल बी स्टार्ट होगा और 10 जनवरी को हमने स्टार्ट भी कर दिया। पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम वो स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। देन सेकंड चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 11 डेवलपमेंट ऑफ एचआर, वो अभी चल रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एचआर। तो ये जो बैच है मॉड्यूल बी के साथ शुरू हो चुका है। देन इसमें जल्दी ही आपके मॉड्यूल ए, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी भी स्टार्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लेजिटिमेट पावर से, ठीक है। ये टॉपिक वैसे कल मैं आपको कराऊंगी पेड बैच में। तो यहाँ पे देखिए लेजिटिमेट पावर का क्या मतलब होता है या अथॉरिटी का। ये क्वेश्चन आपका एबीएफएम के लिए भी है और ये क्वेश्चन आपका एबीएम के लिए भी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच एंड रेवेन्यू, इस पे क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। 5 पावर बताई हुई है, ठीक है, 5 पावर बेसिस दे हैव गिवन। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है राइट टू गिव कमांड, ठीक है। पावर हर किसी के पास नहीं होती, आप हर किसी को कमांड नहीं दे सकते, राइट। बिना पावर के आप कभी भी किसी को कमांड नहीं दे सकते, उसके लिए पावर होना, अथॉरिटी होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप की पावर होती है। एक होती है आपकी रिवॉर्ड पावर, राइट। दूसरी होती है आपकी कोहर्सिव पावर, तीसरी होती है यहाँ पे आपकी रिवॉर्ड देन कोहर्सिव, तीसरी पावर है यहाँ पे आपकी दैट इज लेजिटिमेट पावर, राइट। चौथी पावर है यहाँ पे आपकी दैट इज रेफरेंट पावर, ठीक है। और पांचवी है यहाँ पे आपकी एक्सपर्ट पावर। अब यहाँ पे देखिए टोटल ये 5 पावर हैं जो फ्रेंच और रेवेन ने दी है। पहली जो पावर है दैट इज द रिवॉर्ड पावर, राइट। अब देखिए रिवॉर्ड पावर का क्या मतलब होता है? रिवॉर्ड पावर का मतलब होता है कि लोग आपकी सुनते हैं क्योंकि आप उनसे जो काम कराते हो वो आप रिवॉर्ड के थ्रू कराते हो। मतलब आप उनसे कहते हो कि आप मेरा काम करो, देन आई विल गिव यू दी एप्रिशिएशन एंड मॉनिटरी रिवॉर्ड, राइट। मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी। कोअर्सिव का मतलब क्या होता है? आपका काम लोग कर तो रहे हैं, आप काम करवा रहे हैं लोगों से, बट कैसे करा रहे हैं आप काम? आप करा रहे हैं काम डरा धमका के, फियर के थ्रू, ठीक है, डरा धमका के, कोअर्सिव पावर दैट इज। तीसरी पावर है लेजिटिमेट पावर। अब देखिए लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है ये आपको तब मिलती है जब आपके पास डेजिग्नेशन होता है। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है, इंडिया के प्रधानमंत्री जी के पास है, ठीक है। या अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में सीएमडी के पास है, राइट। दे कैन गिव एनी डिसीजन, दे कैन टेक एनी डिसीजन, राइट। क्यों? क्योंकि वो सीएमडी है, उनके पास डेजिग्नेशन है। तो लेजिटिमेट पावर मिलती है बिकॉज ऑफ योर डेजिग्नेशन, बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। जैसे भारत के राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है कि वो किसी का भी कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको नलिफाई कर सकते हैं, राइट। ये पावर उनके पास कैसे है? बिकॉज शी और ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, राइट। तो लेजिटिमेट पावर मिलती है आपको आपके डेजिग्नेशन से, राइट, बिकॉज ऑफ योर डेजिग्नेशन। अब देखिए चौथी पावर है यहाँ पर रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब क्या है? रेफरेंट पावर का मतलब होता है ये पावर होती है जहां पर जो आपके फॉलोअर हैं, जो भी आपके अनुयायी होते हैं, वो एक्चुअली आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है। दे हैव ट्रस्ट ऑन यू, ब्लाइंडली वो आपको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं रेफरेंट पावर का मतलब होता है दैट इज जहां पर इमोशन, दैट इज बेसिकली जब आपके फॉलोअर जो हैं उन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है, तब इस पावर का काम आता है। पांचवी पावर है एक्सपर्ट पावर। अब ये एक्सपर्ट पावर कब काम आती है?
एक्सपर्ट पावर आती है आपके काम में जब आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, यू हैव दी एक्सपर्टीज, राइट। सो दीज आर दी 5 पावर बेसिस। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर हम बात कर रहे हैं लेजिटिमेट पावर की, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजिटिमेट पावर। तो लेजिटिमेट पावर का क्या मतलब होता है, ये पावर है जो आपको मिलती है आपके डेजिग्नेशन की वजह से, राइट, डेजिग्नेशन की वजह से। पहला ऑप्शन क्या है, द चेरिश्मा ऑफ द लीडर, जो कि आंसर नहीं है, ये तो रेफरेंट पावर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका इंटरपर्सनल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट ऑफ द मैनेजर, ये भी सही नहीं है। तीसरा है स्ट्रक्चरल पोजीशन ऑफ द मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पावर आपको मिलती है बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, बिकॉज ऑफ योर डेजिग्नेशन, स्ट्रक्चरल पोजीशन ऑफ द मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और डी है यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द मैनेजर। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका, राइट आंसर है स्ट्रक्चरल पोजीशन ऑफ द मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द लिविंग वेज। ये मैं आपको कराऊंगी कंपनसेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। ये हम लोग करेंगे कंपनसेशन वाले चैप्टर में, जिसमें भी टाइम है। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहां पर लिविंग वेज का मतलब क्या है, लिविंग वेज का मतलब होता है देयर आर 3 टाइप ऑफ वेजेस, ठीक है। वेजेस जो है 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम वेज, फिर आता है आपका फेयर वेज और फिर आता है आपका लिविंग वेज। तो जो मिनिमम वेज होता है वो क्या होता है, मिनिमम वेज होता है सबसे कम, मतलब मिनिमम जस्ट टू सस्टेन दी वर्कर, ठीक है। मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट टू सस्टेन दी वर्कर, कि इससे कम कोई भी एम्प्लॉयर नहीं देगा, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो पाती हैं। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइजेशन टू पे, राइट। लिविंग वेज सॉरी ये कौन सा वेज है, कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट इज द फेयर वेज, राइट। और तीसरा है जहां पर आपकी और आपकी फैमिली की जरूरतें जो है लिविंग वेज, दैट इज अच्छे से पूरी हो पाती है, ठीक है, आप अच्छे से अपनी लाइफ मेंटेन कर पाते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर है, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम वेज है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फेयर वेज और ये आपका लिविंग वेज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। लिविंग वेज जो है वो फेयर वेज और मिनिमम वेज से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा होता है। मिनिमम वेज जो है सबसे कम वेज है जहां पर आप अपनी केवल बेसिक जरूरतों का ध्यान रख पाते हो, राइट। जो आपका फेयर वेज है, फेयर वेज होता है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे, दैट इज जस्ट अ लिटिल बिट हायर देन द मिनिमम वेज। और लिविंग वेज जो होता है वो होता है आपका जो आपकी और आपकी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर पाए, दैट इज अ लिविंग वेज, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, टीना गॉट रिक्रूटेड इन वन ऑफ द रेप्यूटेड नेशनलाइज्ड बैंक आफ्टर clearing her IBPS test and interview. She got selected as a law officer after she has joined the bank. She was allotted the work of SASM Secretariat in the zonal office, New Delhi zone. What kind of role concept it is? ये आपकी डेवलपमेंट ऑफ HRM में सबसे लास्ट में मैं आपको कराऊंगी। देयर आर 4 टाइप ऑफ रोल, ठीक है, 4 से ज्यादा हैं, बट यहाँ पे हम 4 रोल की बात कर रहे हैं, स्टैग्नेशन, इरोजन, ओवरलोड एंड एम्बिग्यूटी, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज फीलिंग ऑफ, ठीक है, फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक इन दी प्रीवियस रोल, ठीक है,
ये क्या है आपकी, इट इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक इन द प्रीवियस रोल। रोल इरोजन का मतलब क्या होता है, नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज। ठीक है, जहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि आपको एक तरीके से पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। रोल ओवरलोड का मतलब क्या होता है, दैट इज फीलिंग स्ट्रेस, राइट। जब आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं, दैट इज फीलिंग स्ट्रेस्ड। और रोल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है यू आर नॉट क्लियर अबाउट दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक इन दी प्रीवियस रोल। जब आप अपने ओल्ड जो प्रीवियस रोल है उसमें कहीं ना कहीं स्टक्ड होके रह जाते हैं। दूसरा होता है रोल इरोजन। रोल इरोजन में आप क्या करते हैं, जब आपको ये लगता है कि आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और रोल ओवरलोड का मतलब होता है जब आपको बहुत सारा काम दे दिया जाता है और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं। रोल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टीना जो है वो रिक्रूट हुई है नेशनलाइज्ड बैंक में और लॉ ऑफिसर सिलेक्ट हुई है। बट ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हो क्या रहा है, ज्वाइन करने के बाद शी इज वर्किंग एज अ ZM सेक्रेटरी, राइट। अब ऐसे केस में क्या होता है कि उन्हें सिलेक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ शी हैज डन दी LLB। ठीक है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे फीलिंग आती है रोल इरोजन की। शी इज वर्किंग इन दी ZM सेक्रेटेरिएट जबकि शी इज अ लीगल ऑफिसर। ठीक है, तो रोल इरोजन इज द राइट आंसर। द रेशो इन विच पे लेवल इज डिवाइडेड बाय द पे रेंज मिड पॉइंट इज क्लासिफाइड एज पेमेंट रेशो, कॉम्पर रेशो, मैट्रिक्स रेशो एंड रिग्रेशन रेशो। ठीक है, कॉम्पर रेशो के हिसाब से व्हाट इज द फॉर्मूला, पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो कॉम्पर रेशो किसके लिए यूज किया जाता है, कॉम्पर रेशो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन दी स्टेटस। ठीक है, कि ये एम्प्लॉय कितना कैपेबल है, राइट। देखिए कॉम्पर रेशो का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, राइट, इट इज एक्चुअल सैलरी एंड मिड पॉइंट इनटू 100। ठीक है, एक्चुअल सैलरी आपकी कितनी है, सपोज 20,000 है। ठीक है, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी सैलरी रेंज होता है, राइट, सैलरी रेंज सपोज आपकी है 10,000 से लेके और 40,000। ठीक है, 40,000 तक फॉर एग्जाम्पल। कैसे निकालेंगे इनको, प्लस करके डिवाइड टू 25,000। तो यहाँ पे हम रखेंगे 25,000 इंटू 100। इस तरीके से कॉम्पर रेशो निकालते हैं। तो कॉम्पर रेशो जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर बहुत पहले क्वेश्चन आया था कॉम्पर रेशो पे, पिछले काफी 1-2 साल से इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्पर रेशो में हम क्या देखते हैं, कॉम्पर रेशो में ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका अगर कॉम्पर रेशो ज्यादा है दैट मीन्स यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपका कॉम्पर रेशो 100 से ऊपर है तो, ठीक है। अगर आपका कॉम्पर रेशो सपोज 100 से नीचे है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्पर रेशो मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो है, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। बोथ हैव ज्वाइंड इन दी सेम डिपार्टमेंट एंड दे हैव स्टार्टेड आउट विथ सेम सैलरी। दे बोथ हैव रिसीव्ड सेम रेटिंग आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल। After completion of 1 year, Mr. A got promoted from manager to senior manager. देखिए मिस्टर ए और बी जो है इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों ने एक साथ बैंक को ज्वाइन किया, SBI। ठीक है, दोनों ने एक ही कॉलेज से पास आउट किया है, सेम सैलरी पे स्टार्ट किया। बट हुआ क्या इसमें मिस्टर ए को जो है प्रमोशन मिल गया बट मिस्टर बी को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर बी को क्या फील आ रहा है, यहाँ पे मिस्टर बी को फील आ रहा है इनइक्विटी का। ठीक है, ही इज फीलिंग अबाउट द इनइक्विटी हियर, राइट। तो उन्हें क्या फील आ रहा है, यहाँ पे इनइक्विटी का फील आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब इनइक्विटी का फील आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे कौन सी
कौन सी मोटिवेशन थ्योरी से मिस्टर बी जो है व्हाट ही इज फीलिंग, ही स्टार्टेड टू मेक इनइक्विटी, वो क्या कर रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, लेट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फीलिंग डीमोटिवेटेड, राइट। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो है ही इज फॉलो द एडम इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी क्या कहती है आपकी, एडम इक्विटी थ्योरी कहती है जो मेरे इनपुट हैं उसी हिसाब से मेरे आउटकम भी होने चाहिए, ठीक है, देन ओनली इट इज इक्विटी, ठीक है, तभी देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी। चूंकि गेट लगाओ बेटा, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी। अगर सपोज आपके जो इनपुट है, ठीक है, वो ज्यादा है और आउटकम जो है, आउटकम क्या होते हैं, जैसे सैलरी है, पर्क्स है, बेनिफिट है, इनपुट क्या हो सकते हैं, जैसे आपकी स्किल्स है, नॉलेज है, तो अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, राइट, ऐसे में इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर पेड इक्विटी, ठीक है, अंडर पेड इक्विटी, राइट। और अगर इनपुट कम है सपोज, राइट, और आउटकम ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे ओवर पेड इक्विटी, मतलब दिया ज्यादा जा रहा है और उतना पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा है बट उसको मिल ज्यादा रहा है उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। सो दैट इज इनपुट लेस देन आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है एडम इक्विटी थ्योरी की। हनु और धारांश प्लीज चुप हो जाओ थोड़ा, प्लीज। हनु, राइट, यहाँ पर हम लोग अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी डेल्टन, थॉमसन एंड प्राइस इन करियर पाथ द स्टेज व्हेन एन, राइट, यार आप लोग 10 मिनट बचा है, चुप नहीं रह सकते थोड़ा प्लीज, शर्म नहीं आती है। राइट, यहाँ पे देखिए डेल्टन थॉमसन प्राइस से क्वेश्चन है कि द स्टेज व्हेन एन इंडिविजुअल डेवलप आइडियाज, मैनेज अदर एंड मस्ट लर्न टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, इसे हम क्या कहते हैं। डेल्टन थॉमसन प्राइस ने 4 रोल दिए, SEMS, ठीक है, ये है आपका अप्रेंटाइज, राइट, ये है आपका कॉलीग, दिस इज योर मेंटर रोल एंड दिस इज योर स्पॉन्सर रोल। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन जो है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली एक सेकेंड, ठीक है, इसमें होता क्या है, डेल्टन थॉमसन प्राइस ये कहते हैं कि 4 टाइप के रोल हैं। पहला रोल क्या है यहाँ पे, दैट इज अप्रेंटाइज, राइट, जहां पर आप जो है आप एक तरीके से फ्रेशर हैं, राइट, यू आर दी फ्रेशर। तो अप्रेंटाइज में क्या है, आप एकदम फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस, आप पूरी तरह अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। कॉलीग में क्या होता है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, नाउ यू हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस, और आप जो है उतने ज़्यादा डिपेंडेंट अपने सीनियर के ऊपर नहीं होते, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मेंटोर रोल। आप देखिए मेंटोर में क्या होता है, यहाँ पे मेंटोर में और लोग, आप और लोगों को गाइड करते हैं, नाउ यू हैव द इनफ एक्सपीरियंस टू गाइड अदर, राइट, आप क्या करते हैं, आप दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, दैट इज अ मेंटोर। और स्पॉन्सर में क्या होता है, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, आप टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर हैं, बेसिकली यू गिव द डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टन थॉमसन प्राइज है, इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुप्रभा, आप लोगों की ABM मेंटोर। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे ABM के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ABM देखिए, ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल B, ये आपका स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में 10 जनवरी से, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपका जो क्लासेस है वो भी मॉड्यूल B की लेना स्टार्ट की है, और अभी हम वहाँ पे कर रहे हैं, राइट, डेवलपमेंट ऑफ HR वाला चैप्टर। तो मॉड्यूल B के ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आज मैं आपको
कराने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि पेड बैच में भी अभी मॉड्यूल बी ही हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली एज इट इज जून के पेपर में आया था, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये, राइट। ये क्वेश्चन आपका आया था जून के पेपर में। ये क्वेश्चन है आपका HRMN IT वाले चैप्टर से, बिल्कुल एक छोटी सी लाइन दी है। देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एवरी इरा हैज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन लाइक लैंड इन द एग्रीरियन एरिया, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन दी नॉलेज इरा। क्या कहा जा रहा है कि पहले क्या था एग्रेरियन इरा में, राइट। केवल 2 लाइन दी है ये HRMN IT वाले चैप्टर में, बट यहीं से देखिए क्वेश्चन उठा के दिया है, बहुत बारीक सा है। एवरी इरा हैज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन लाइक लैंड इन द एग्रेरियन इरा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द नॉलेज इरा, ठीक है। तो KM से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, नॉलेज मैनेजमेंट से, राइट। अब देखिए नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट होता है कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, प्रोसेस करना, राइट, क्रिएट करना, वो होता है नॉलेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ, राइट, कौन सा है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन कैपिटल है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, या फिर स्टडी एंड रिसर्च है। तो नॉलेज मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट में जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो कौन करता है, वो करता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है यहाँ पे कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल क्या होता है, आजकल एम्प्लॉयज़ को असेट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, असेट की तरह, जैसे बाकी की चीज़ होती है वैसे एम्प्लॉय भी होते हैं, राइट। तो ह्यूमन को जो है, एम्प्लॉयज़ को जो है वो असेट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है ह्यूमन कैपिटल में, राइट, ह्यूमन कैपिटल में जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर कोई बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आके ज्वाइन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय है और वो ऑर्गेनाइजेशन में आके अगर ज्वाइन करता है, तो ऐसे एम्प्लॉय तो हम क्या कहते हैं कि हमारी ह्यूमन कैपिटल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर बहुत कोई टैलेंटेड और बहुत नॉलेजेबल एम्प्लॉय जो है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो हम कहते हैं डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो प्राइमरी रिसोर्स ऑफ वेल्थ है, राइट, इनका क्या कनेक्शन है, क्या टेक्नोलॉजी के साथ है, क्या ह्यूमन कैपिटल के साथ है, लर्निंग डेवलपमेंट के साथ है, या फिर स्टडी एंड रिसर्च। तो इनका जो कनेक्शन है वो है ह्यूमन कैपिटल के साथ में, ठीक है, राइट, ह्यूमन कैपिटल के साथ में इनका कनेक्शन है। अगले देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादातर आज मैंने आए हुए क्वेश्चन ही रखे हैं। स्टार्स जो है, ठीक है, पहली चीज़ इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड वाले चैप्टर से, ठीक है, दिस इज फ्रॉम दी कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड, राइट। अब देखिए इसमें क्या आता है आपका, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम है that link customer delight to employee reward was a model used by, right, that is IBM, Google, Taj Hotel and Resort and Marriott Sheraton, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। ये सिस्टम 2006 में ताज ने शुरू किया था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देता है, ठीक है, सपोज आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी रही है, राइट, उस केस में क्या होता है, जब आप बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देते हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ताज होटल एंड रिजॉर्ट है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि एम्प्लॉय को हमें कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन देना है, ठीक है, ये स्पेशल थैंक्स। तो जो भी कस्टमर है वो जैसे ही चेकआउट करते हैं वो अपने जो भी उनका एम्प्लॉय जिसकी भी सर्विस उन्हें अच्छी लगती है उनको स्पेशल थैंक्स दे के जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम है जो एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करता है, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर है ताज होटल एंड रिजॉर्ट, राइट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रेस डजंट जस्ट रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क बट इट टेक केयर ऑफ द करियर ऑल्सो, ठीक है। So what does RACE stand for? That is recognition and career enhancement,
रेगुलर असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल एक्सीलेंस, सी है यहाँ पे रैशनल एंड कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट, और डी है यहाँ पे रिवॉर्ड एसोसिएटेड टू कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, तो विच वन इज द राइट आंसर? रेस का मतलब क्या है? रेस क्या है? दैट इज नॉट जस्ट रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क बट इट टेक केयर ऑफ द करियर ऑल्सो। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिकॉग्निशन एंड करियर एनहांसमेंट। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म, रिकॉग्निशन एंड करियर एनहांसमेंट, राइट? ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या किया जाता है, ये कहीं ना कहीं पहली चीज तो आपको एक मौका मिलता है प्रमोशन का, करियर एनहांसमेंट का, साथ ही साथ इसमें आपने जो काम किया होता है, राइट, जो भी काम आपने किया होता है वो रिकॉग्नाइज होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, सैलरी, टेक्निकल सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये भी जून में आया था क्वेश्चन, तब पूछा था केवल सैलरी के बारे में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल फैक्टर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ, ऑप्शन ए है मोटिवेशनल, बी है हाइजीन, सी है क्लीनिनेस और डी है एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो बताइए इनमें से आपका सैलरी, टेक्निकल सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन एंड स्टेटस, ये कौन सा फैक्टर है? देखिए यहाँ पे बात होती है आपकी एमएफ की और एचएफ की, मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। ठीक है, तो मोटिवेटिंग फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपको मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे रिकॉग्निशन है, एडवांसमेंट है, बट ये फैक्टर आपको अगर ना भी मिले तो डिससेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं करते, राइट? और हाइजीन फैक्टर कौन से फैक्टर हैं आपके? ये आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते, बट इनकी जो एब्सेंस है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर लेके आती है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइजीन फैक्टर। तो मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन फैक्टर दोनों में ये फ़र्क है कि मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो आपको मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बट अगर ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट विल नॉट कॉज एनी डिससेटिस्फैक्शन। जबकि एचएफ क्या होते हैं, ये आपको मोटिवेट नहीं करते, बट अगर ना मिले तो हाईली डिससेटिस्फाइड ज़रूर करते हैं, दैट इज़ अ एचएफ। तो एमएफ और एचएफ में क्या है? एमएफ का मतलब होता है मोटिवेटिंग फैक्टर और एचएफ का मतलब होता है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैलरी की, टेक्निकल सुपरविजन की, वर्किंग कंडीशन की, स्टेटस की, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइजीन फैक्टर हियर, ठीक है। सैलरी क्या है, टेक्निकल सुपरविजन क्या है? नॉर्मल चीज़ है, डे टू डे हमारी जॉब से रिलेटेड। अगर हमें ना मिले, ठीक है, मिले ठीक है, कोई खास मोटिवेट नहीं करेगी सैलरी, आपको हर महीने मिलती है, बट अगर किसी भी महीने में आपको सैलरी ना मिले, राइट, या फिर आपको अगर वर्किंग कंडीशन प्रॉपर ना मिले तो आपको डिससेटिस्फाइड ये बहुत ज़्यादा करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हाइजीन फैक्टर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट सर्वे इज मोस्ट एक्यूरेट वन। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था क्लाइमेट सर्वे के ऊपर। क्या क्वेश्चन था कि क्लाइमेट सर्वे है क्या? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, क्लाइमेट सर्वे प्रोवाइड इंडिविजुअल लेवल फीडबैक टू एम्प्लॉय फॉर पर्सनल इम्प्रूवमेंट। बी क्या है? क्लाइमेट सर्वे आर प्राइमरीली डिजाइन टू असेस the financial performance of an organization. Score from the climate survey are analyzed at individual level for performance evaluation. और D आपका climate survey measure the overall work environment and can be analyzed at the departmental level for comparison and assessment. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट सर्वे की। क्लाइमेट सर्वे होता क्या है? क्लाइमेट सर्वे होता है जहाँ पर आजकल बैंक में भी कंडक्ट होता है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कराता है इसको। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की पल्स चेक की जाती है। पल्स चेक का मतलब क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय से कितना सेटिस्फाइड है, राइट, और जो भी मतलब
जैसे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से कितना सेटिस्फाइड है, अपने मैनेजर से कितना सेटिस्फाइड है, अपने जूनियर, मतलब सारी चीज़ें देखी जाती है क्लाइमेट सर्वे में। ठीक है, तो क्लाइमेट सर्वे क्या है यहाँ पे, ये फीडबैक होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल फीडबैक टू एम्प्लॉय फॉर पर्सनल इंप्रूवमेंट। बी ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सी है, स्कोर फ्रॉम द क्लाइमेट सर्वे आर एनालाइज्ड एट द इंडिविजुअल लेवल फॉर परफॉर्मेंस। और डी है यहाँ पे, ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट कैन बी एनालाइज्ड एज अ कंपैरिजन। तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आप पूरे वर्क एनवायरनमेंट को असेस करते हो। जैसे आप एम्प्लॉय से पूछोगे कि आपको उनके मैनेजर कैसे लगते हैं, ठीक है, कितने सपोर्टिव हैं वो, आप इस तरीके के क्वेश्चन इनसे यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में पूछोगे, राइट। तो इसमें क्लाइमेट सर्वे में द लास्ट वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरीली डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपनसेशन इन अ कंपनी। ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है द लेवल ऑफ कंपनसेशन। ए है यहाँ पे द साइज ऑफ द कंपनी एंड इट्स वर्कफोर्स। बी है द कंपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सी है यहाँ पे द कंपनीज फिलोसफी एंड अप्रोच टू टैलेंट एक्विजिशन। और डी है द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच द एम्प्लॉय आर रिक्रूटेड। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है द लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है कंपनी में वो क्या होता है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है व्हाट कैन बी द लेवल ऑफ कंपनसेशन। ऑप्शन ए द साइज ऑफ कंपनी एंड इट्स वर्कफोर्स। बी है कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सी है कंपनी की फिलोसफी एंड अप्रोच टू टैलेंट एक्विजिशन। और डी है द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच द कंपनी आर द एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो ये बताती है कि कंपनी का जो कंपनसेशन है, राइट, डिफाइन करते हैं, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वेजेस। तो यहाँ पे तीन टाइप के वेज है, मिनिमम, ठीक है, फेयर एंड लिविंग, राइट। मिनिमम वेज क्या है, सबसे मिनिमम वेज होता है टू सस्टेन दी वर्कर, राइट। फिर आता है आपका फेयर वेज, स्लाइटली हायर देन दी मिनिमम वेज, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं फेयर वेज में कि दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे। मिनिमम में क्या है, सबसे कम होता है, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम, जस्ट टू सस्टेन दी वर्कर, राइट। फेयर वेज क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली हायर। और लिविंग वेज होता है जिसमें आप अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे, फेयर वेजेस आर सेट एट अ लेवल टू कवर दी मिनिमम ह्यूमन नीड ऑफ द वर्कर। बी है यहाँ पे, फेयर वेज कंसीडर द एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड एंड इंश्योरेंस कवरेज। सी है, फेयर वेज आर डिटरमाइंड solely based on the capacity of the organization to pay। और डी है यहाँ पे, फेयर वेज लाइक बिटवीन दी मिनिमम वेज एंड वेज डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग रेट, इकोनॉमिक सिनेरियो एंड वर्क प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू पे। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है मिनिमम वेज से। मिनिमम वेज तो क्या होता है कि उससे कम देना एम्प्लॉयज़ को अलाउ ही नहीं होता है, उतना तो देना ही है एम्प्लॉयर को, ठीक है। फिर आता है फेयर वेज और लास्ट में आता है लिविंग वेज। लिविंग वेज होता है जो अभी हमें मिल रहा है, ठीक है, जिसमें हम अपनी और अपनी अच्छे से अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, सोशल नीड, ये आपका लिविंग वेज, ये लिविंग वेज की डेफिनेशन है, ठीक है। और जो ऊपर वाली है ये आपकी मिनिमम की डेफिनेशन है, राइट। तो सी इसका राइट आंसर है। Which of the following statement best describe the main objective of the Payment of Wages Act 1936? हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका HR इलेक्टिव से ज़्यादा रिलेवेंट है, राइट। तो इसमें देखिए क्या होता है, ऑप्शन ए है टू फिक्स मिनिमम वेज फॉर वर्कर इन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बी है टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड prevent the unauthorized deduction from wages. C had to provide for the welfare and safety of the worker in industry, ठीक है। फिर आता है टू रेगुलेट वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बताता है कि पहली चीज़
आपको एबीएम में बहुत डिटेलिंग में नहीं पढ़ना, केवल ऑब्जेक्टिव है आपका एबीएम में, बट एचआर इलेक्टिव में ये जो एक्ट है थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताता है टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में, साथ ही साथ ये आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिडक्शन है जो ऑथोराइज है और कौन से डिडक्शन है जो ऑथोराइज नहीं है। जैसे फाइन है, एलआईसी का प्रीमियम है, फेस्टिवल एडवांस का जो डिडक्शन है, दीज ऑल आर दी ऑथोराइज डिडक्शन, ठीक है। तो आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि टाइमली एम्प्लॉय को पेमेंट करना और ये देखना कि कुछ भी अनऑथोराइज डिडक्शन तो नहीं हो रहा सैलरी से, जो ऑथोराइज्ड है वही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है यहाँ पे राइट टू डिटरमाइन दी रिलेटिव वर्थ, मतलब जब आप किसी की जॉब की वर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिलेटिव वर्थ उसको हम, और रिलेटिव वर्थ आप कैसे निकाल सकते हो, जब आप कंपैरिजन करते हो चीज़ों का तब आप रिलेटिव वर्थ निकाल पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पर्पस, टू डिटरमाइन दी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक जॉब पोजीशन, बी है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एम्प्लॉय फीडबैक, सी है टू अप्रेज द वैल्यू और वर्थ ऑफ वन जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और डी है यहाँ पे टू स्टेबलाइज अ फिक्स एंड यूनिफॉर्म कंपनसेशन रेट फॉर ऑल दी जॉब पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है किसी एक जॉब की वैल्यू या वर्थ निकालना इन रिलेशन टू अदर, कि इस जॉब की वैल्यू कितनी है, वर्थ कितनी है, ठीक है। वो आप कब निकाल पाते हो, वो आप निकाल पाते हो जब आप कंपैरिजन करते हो। तो टोटल 4 मेथड है, इसमें भी आपकी 2 एनालिटिकल है, ठीक है, और 2 नॉन एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल है आपकी रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। ये मैं आपको कंपनसेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, रैंकिंग एंड जॉब ग्रेडिंग, ठीक है। सिंपली रैंकिंग करते हैं, जॉब ग्रेडिंग, और 2 आपकी एनालिटिकल है। एक है इसमें आपकी पॉइंट रैंकिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। तो ये जो 2 हैं ये एनालिटिकल है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था कि इनमें से कौन सी एनालिटिकल मेथड है और कौन सी नॉन एनालिटिकल है, राइट। तो जो रैंकिंग है और जॉब ग्रेडिंग है ये आपकी नॉन एनालिटिकल मेथड है, ठीक है, और ये जो है आपकी, ये आपकी एनालिटिकल मेथड है, राइट। तो यहाँ पे आपका जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है जब आप वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, राइट। क्वेश्चन 10 देखिए, व्हाट डज कॉम्पा रेशो, ठीक है, कॉम्पा रेशो जो है वो क्या है, ठीक। व्हाट इज द कॉम्पा रेशो रिप्रेजेंट इन कंपनसेशन मैनेजमेंट, द रेशो ऑफ एक्चुअल सैलरी टू द मैक्सिमम सैलरी इन द पे रेंज, बी है द परसेंटेज ऑब्टेन्ड by dividing the actual salary by the midpoint of the salary range for a position, और C है यहाँ पे the ratio of minimum salary to the midpoint of the salary range, D है the percentage obtained by dividing the maximum salary by the actual salary paid to an employee। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्पा रेशो की, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक्चुअल सैलरी को डिवाइड किया जाता है मिड पॉइंट से और इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्पा रेशो। तो जितना ज़्यादा कॉम्पा रेशो उतना ज़्यादा एम्प्लॉय ये माना जाता है कि ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को परचेज करना है बैच, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, सबसे पहले आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद राइट, दिस इज द कैटेगरी वी आर हैविंग फॉर JIB एंड CIB। JIB CIB पे आपको जाना है, दिस इज द CIB, और 2.0 पे आपको जाना है। ये बैच जो है अभी हाल ही में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 10 जनवरी से, ठीक है। फिर आपको जाना है Y666 पर, एंटर कर देना है कोड एंड द प्राइस इज 7473, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है दैट इज Y666 प्लस
1% प्लस कॉइन आपको यहाँ पे लगाने। तो अगर आप जैसे ही ऐप के थ्रू लेते हैं तो यहाँ पे आपका 78% का डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस कॉइन भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो Y666 ये कोड आपको लगाना है। अगला देखिए, इसमें अगर आपको सपोज केवल बैचेस परचेज करना है कि ABM कंपलसरी पेपर के, महापैक में तो क्या है, महापैक में आपका सारे इलेक्टिव इंक्लूडेड है। ठीक है, इलेक्टिव पेपर चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो बायलिंगुअल हो, सब इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे आपके ये 4 कंपलसरी पेपर है। बाय नाउ पर आपको जाना है, देन कोड आपको यहाँ लगाना है Y666, एंटर करना है एंड द प्राइस इज 5519। ये आपकी प्राइस है। 78% यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कोड क्या लगाना है, दैट इज Y666 प्लस 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस कॉइन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द